अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। एक दिन पहले कराची में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो हमला किया, उसे इस खित्ते की जो जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस हैं उसी के हवाले से, उसी तनाजुर में इसे समझा जा सकता है। लेट मी एनालाइज दिस थिंग फॉर यू। देखिए, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जो है वो एक नॉन इंडियन प्रॉक्सी है। अगर आप हिंदुस्तानी मीडिया के अंदर वहाँ के जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, जो थिंक टैंक एनालिस्ट हैं, उनके एसेस पढ़ें, उनका एनालिसिस पढ़ें, तो कभी उन्होंने कोई ख़ास कोशिश भी नहीं की अपने आप को BLA से डीलिंग करने के लिए, बल्कि बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं और जो BLA है और जो बहुत सी और इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लिए हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्यूनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हमदर्दी पाई जाती है। यूँ तो 1970 के अवाइल से ही हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस और फिर एक ज़माने में सोवियत यूनियन की जो फॉर्मर सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस का भी बलूचिस्तान के इंसर्जेंट्स और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत दिलचस्पी रही है। वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन 9/11 के बाद से कम 3 ऐसे मुहर्रकात हैं जिस वजह से BLA और BLA की तरह के आउटफिट्स इंडियन इंटेलिजेंस के लिए अहम रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंट समझा गया है। पहला मुहर्रक तो ये था 9/11 के बाद एक जनरलाइज डिस्टेबलाइजेशन का गोल था पाकिस्तान का, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कराची के अंदर जो सेल्स थे, मिलिटेंट्स थे, उन्हें इस्तेमाल किया गया। फाटा के अंदर बहुत से एलिमेंट्स को, तालिबान के डिफरेंट एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया और बलूचिस्तान के बहुत से आउटफिट्स को इस्तेमाल किया गया, जिसका मकसद ये था कि दुनिया के सामने एक नैरेटिव शेप किया जाए कि पाकिस्तान इम्प्लोड करने वाला है, पाकिस्तान खुद से अंदर से डिस्टेबलाइज हो रहा है। एक ऐसा न्यूक्लियर कंट्री है जिसके पास जोहरी हथियार हैं, बहुत बड़ी फ़ौज है, लेकिन यहाँ पर तरह तरह के मिलिटेंट्स, इस्लामिक जहादीज़ पाए जाते हैं और ये कंट्री जो है ये एक फेलिंग स्टेट है। हम ये जानते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट था, इस पर बहुत मेहनत की गई। इसमें सिर्फ इंडियन इंटेलिजेंस नहीं थी, इसमें शायद इस खत्ते की ये दुनिया की चंद और इंटेलिजेंस आउटफिट्स जो हैं वो भी इसमें शामिल रही। लेकिन बिल आखिर कुछ 15-20 बरस की जद्दोजहद के बाद पाकिस्तानी रियासत और रियासती इदारों ने, इंटेलिजेंस ने, फ़ौज ने इन प्लान्स को नाकाम बना दिया। दूसरा जो एक बहुत बड़ा मुहर्रक था अपार्ट फ्रॉम द डिस्टेबलाइजेशन थ्योरी और जो अभी तक चल रहा है, वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर की जो इंसर्जेंट तहरीकें हैं, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको उस फुटिंग पे दुनिया के सामने दिखाया जा सके जिस तरह से पाकिस्तान मकबूजा जम्मू और कश्मीर को दुनिया के सामने प्रेजेंट करता है कि देखिए ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक डिस्प्यूटेड मसला है और यहाँ पर आज़ादी की तहरीकें जो है वो यहाँ पे हैं, यहाँ पे एक आज़ादी की डिमांड जो है वो पाई जाती है। लोग जो हैं हिंदुस्तान की रियासत से आज़ादी चाहते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन मांगते हैं। तो जो जम्मू और कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो डिमांड है उसको बलूचिस्तान के साथ इक्वलाइज करना, उसको इक्वेलेंट और एक तरह से प्रेजेंट करने का जो गोल है वो भी रहा है और अभी तक वो चल रहा है। लेकिन एक तीसरा फैक्टर भी है जो पस मंज़र में तो ग़ालिबन 9/11 के वक्त भी था, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना की जो इमर्जेंस है उसे इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट्स ने, वेस्टर्न इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट्स ने और इंडिया ने कभी इग्नोर नहीं किया। लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव है जिसमें BLA को यूज़ किया जाने लग गया है एज एन एंटी चाइना प्रो इंडिपेंडेंस काइंड ऑफ फोर्स, ये चीज़ ज़्यादा उजागर होकर प्रोनाउंस हुई है 2014 के बाद, जब चीन की नई लीडरशिप शी जिनपिंग जो है उन्होंने बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI का और उसका जो कंपोनेंट है CPEC उसका आगाज़ किया, उसको अनाउंस किया गया, उसको दुनिया के सामने लाया गया। उसके बाद से BLA की इम्पोर्टेंस एज अ फोर्स जो कि चाइनीज़ इंपीरियलिज्म को और चाइनीज़ कंट्रोल को, बढ़ते हुए कंट्रोल के रास्ते में एक रुकावट है, उस तौर पे BLA का एक रोल जो है वो उजागर होकर सामने आया है। अब इसकी अहमियत है क्या? देखिए, एक प्रीडोमिनेंट एंटी चाइना जो वेस्टर्न नैरेटिव है, जो बुनियादी तौर पर अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट शेप करती है, जिसको अमेरिकन थिंक टैंक्स और मीडिया शेप करते हैं, जिसके बारे में बहुत लिखा जाता है, वो ये है कि चीन जो है वो उस तरह की एक कॉलोनियल या न्यू कॉलोनियल फोर्स है जिस तरह से 19वीं सदी के अंदर बरतानिया और फ्रांस रहे हैं और एशिया और अफ्रीका की जो गरीब ममालिक हैं, अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान हो, अफ्रीकन स्टेट्स हो, बर्मा हो या नेपाल हो या इसे कहते हैं श्रीलंका हो, इन तमाम जगहों पे चीन का जो रिलेशनशिप है वो एक एक्सप्लॉयटेटिव पावर का है जो अपने इकोनॉमिक मसल को यूज़ कर रहा है, एक एक्सट्रैक्टिव फोर्स है जो इन गरीब ममालिक का डेट ट्रैप के जरिए, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के जरिए उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। ठीक है, ये एक प्रीडोमिनेंट अमेरिकन नैरेटिव है, वेस्टर्न नैरेटिव है।
और बीएलए का जो अगर आप लिटरेचर देखते हैं, उनके जो बीएलए के जो एक्टिव लोग हैं, जो उनकी पब्लिक रिलेशनिंग है, उसके जो ट्विटर हैंडल है या फेसबुक के जो लोग लिखते हैं, जो कुछ वो कहते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, उसके अंदर एक बड़ी नुमायां चीज़ है कि चीन जो है वो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान, इस्लामाबाद और चीन मिलके जो है बलूचिस्तान के अंदर एक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और बीएलए उस एक्सप्लॉयटेशन के रास्ते में एक प्रो इंडिपेंडेंस किस्म की एक फोर्स के तौर पे उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान ने इस हवाले से एक फिल्म भी बनाई है जो नेटफ्लिक्स के ऊपर मौजूद है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक खालिस्तान लगता है कि एक इंटेलिजेंस किस्म की मेड किस्म की फिल्म है, जिसमें बाकायदा दिखाया गया है कि जो बलोच इस्लामाबाद के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो दर हकीकत बलोच कौम के गद्दार हैं, और इनफैक्ट वो बलोच जो रिसर्च जो रॉ के साथ मिलकर लड़ रहे हैं इस्लामाबाद के खिलाफ या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, वो दर हकीकत सही बलोच हैं और वो पेट्रियाटिक के मुहब्ब वतन किस्म के बलोच हैं। तो ये एक नैरेटिव शेपिंग का एलिमेंट है। और जब बीएलए ने 2018 में कराची में चाइनीज काउंसुलेट पे हमला किया, तो उसका मकसद यही था, वो कोई ज़ाहिर है चीन का काउंसुलेट तबाह नहीं हो जाना था, बहुत चीनियों ने मर नहीं जाना था, और आपको पता है चाइनीज कोई इतने सेंसिटिव भी नहीं है इन मामलात में। मकसद ये था कि दुनिया के सामने ये बात रखी जाए कि चाइनीज को बीएलए और बलोच लोग जो हैं वो एक एक्सप्लॉयटेटिव साम्राज्य के तौर पर देखते हैं, और उसके खिलाफ दर हकीकत एक जद्दोजहद हो रही है। बिजनेस सोर्सेज से हमें ये पता चला कि कल का जो अटैक है कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ये उस वक्त हुआ जब चाइनीज डेलीगेशन एक इन्वेस्टर्स का वहां पे मौजूद था। ठीक, चल ये तो हो गया एक लोकल किस्म का बैकग्राउंड। अब इसकी जब आप लार्जर पिक्चर को देखते हैं तो गुज़िश्ता हम देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में हिंदुस्तान की हुकूमत ने, मोदी सरकार ने चीन की कोई 60 के करीब जो ऐप्स हैं, जिसमें मशहूर ऐप है टिकटॉक है, वीचैट है, उसमें बेडू मैप है, इन सबको भी बैन कर दिया गया है। अब इस किस्म की जो बैनिंग होती है इंडस्ट्रियल लेवल की, इकोनॉमिक या ट्रेड की, इसके इम्पैक्ट जो है उसको डिटर्मिन करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तान और चीन की जो इंडस्ट्री है और जो ट्रेड है, उसके अंदर जो सप्लाई चेन है, जो एक सप्लाई चेन नेटवर्क है इंडिया और चीन के दरमियान, उसमें इंडिया की इंडस्ट्री की फार्मास्यूटिकल के एरिया के अंदर, केमिकल के एरिया के अंदर, टेलीकॉम्स के अंदर, आईटी के अंदर इतनी इंटरडिपेंडेंस है चीन के साथ कि इतनी आसानी से इनको अलग नहीं किया जा सकता, और इसको अलग करने की एक सर्टेन कॉस्ट है। पेट्रियोटिक लेवल पे तो नारा मारना, पोजीशन ले लेना जो है वो आसान होता है, लेकिन रिजल्ट्स उसमें अचीव करने के से किस हद तक हिंदुस्तान जो है वो चीन को माशी तौर पर नुकसान पहुंचा सकेगा, ये चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये बात अमेरिकन अखबारात में छप रही है। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर आप देख लें कि हिंदुस्तान की जो बहुत बड़ी एक जेनेरिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो बड़ी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान बहुत बड़ी जेनेरिक फार्मा प्रोवाइड करता है दुनिया को, लेकिन वो जेनेरिक फार्मा का भी जो एसेंशियल सस्ता इंग्रेडिएंट है हाई क्वालिटी का, वो चीन से आता है। तो ये भी एक इंटरडिपेंडेंस है। इसी तरह इस वक्त हिंदुस्तान की फौज ने और हिंदुस्तान के पैरामिलिट्रीज ने, पुलिस ने बहुत सी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई हैं, उनके अंदर जो पॉलीएथिलीन मटेरियल, हाई क्वालिटी पॉलीएथिलीन मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, उसे इंडियन इंडस्ट्री एक्वायर करती है बड़े सस्ते रेट पे चीन से। वो यकीनी तौर पे वो पॉलीएथिलीन फाइबर को एक्वायर कर सकती है अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से, यूरोप से, लेकिन उसकी कॉस्ट डिफरेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। हमें याद है कि 2014 में यूक्रेन के मसले के ऊपर, जो पोर्ट ऑफ सेवास्टोपोल और क्रीमिया के ऊपर रूस के साथ झगड़ा हो गया वेस्ट का और यूरोप का, उसके बाद से अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट्स ने बड़ा जोर डाला अपनी इंडस्ट्री के ऊपर कि रूस से जो एनर्जी डिपेंडेंस है गैस के ऊपर, गैस फॉर्म के ऊपर, उसे कम किया जाए। लेकिन 6 बरस गुजरने के बाद भी हम देखते हैं कि बावजूद अमेरिकन प्रेशर के, बावजूद यूरोपियन कमिटमेंट के, रशिया के ऊपर जो एनर्जी इंटरडिपेंडेंस है जर्मन इंडस्ट्री की, यूरोपियन इंडस्ट्री की जनरल, अभी भी वो पाइपलाइंस बन रही है, उसमें कोई खातिर कमी जो है वो नहीं हो सकी है। तो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री भी अपने आप को चीन से इतनी आसानी से लाताल्लुक नहीं कर सकेगी। पॉलिटिकल स्टैंड अलबत्ता जो लिया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, उससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मोदी सरकार ने अब ये डिसाइड कर लिया है, ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम बड़े खुल के चीन का जो इन्फ्लुएंस है इस खित्ते में, हम उसको अपोज करेंगे, और हम वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अब बड़े क्लियरली आइडेंटिफाई हो गए हैं अमेरिका के साथ। ये प्रोसेस तो कई साल से चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं है, ये प्रोसेस इन मेकिंग था, और ये प्रोसेस इन मेकिंग था ही तो जिस वजह से चीन के साथ जो है इतनी टेंशंस डेवलप कर गई। लेकिन अब ये प्रोसेस खुल के ब्लैक एंड वाइट तरीके से दुनिया के सामने आ गया। अब इसकी पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस है?
इसकी पाकिस्तान के लिए एक इम्प्लीकेशन तो वही है जो हमने देखी है कि कैसे DLA ने हमला किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान भर के अंदर कराची में, बलूचिस्तान में, अर्स्टवाइल फाटा के इलाकों में जहाँ जहाँ मुमकिन होगा जो स्लीपर सेल्स हैं जो डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, जो वेव्स पैदा कर सकते हैं, वो रीएक्टिवेट होंगे। इसका मतलब है कि CPEC के खिलाफ जो एफर्ट्स पहले से ही चल रही थी वो ज़्यादा शिद्दत से की जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान में अगर एक फिजिकल अटैक की शक्ल नहीं भी होती लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, तो वहाँ पर पॉलिटिकल कमोशन, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस या टेररिज्म करने की कोशिश की जाएगी, जो गिलगित बल्तिस्तान में निस्बतन आसान होगी और शायद आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा मुश्किल होगी, बिकॉज आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी इदारे हैं और जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उसकी बड़ी डीप इंट्रेंचमेंट जो है वो पाई जाती है, और वो एरिया जो है उस तरह से डिफरेंट है गिलगित बल्तिस्तान से। लेकिन इसकी एक और इम्प्लीकेशन ये भी हो सकती है मुमकिन कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश करे, जो पहले भी उन्होंने बहुत की है, लेकिन वो रिन्यूड एफर्ट करेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक रेप्रोचमा है अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से, जिसे डिस्टर्ब करने की पहले भी बहुत कोशिश की गई है, उससे डिस्टर्ब या डीरेल करने की पहले से ज़्यादा बढ़ के जो है कोशिश की जा सकती है और इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ये वो चंद चीज़ें हैं जिन्हें अब हमें जहन में रखना पड़ेगा, बिकॉज बदकिस्मती से हमारे ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो इस वक्त एक टेंशन्स हैं, हम उसका अब एक हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। बैटल ग्राउंड जो है वो शायद मुनासिब ना हो या एग्जैजरेटेड हो, लेकिन मोर और लेस पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एक बैटल ग्राउंड जो है इंटरेस्ट का वो बनता हुआ नजर आता है। फॉर बेटर एंड सब्सटैंटिव एनालिसिस ऑन दीज इश्यूज, जॉइन मी ऑन दिस चैनल। थैंक यू।